Hello everyone, I am नीलम त्रिहान फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। पिछले वीडियो में हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा व उसके प्रकार को देखा। अब इस वीडियो में हम उस अभिप्रेरणा को आगे हम देखते हैं। उसमें हम देखेंगे इसके महत्व को, इसके मूल तत्व, इसके स्रोत और इसके सिद्धांत को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं अभिप्रेरणा के बारे में। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम किसी कार्य को करते हैं, मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं रहती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। अपनी जीविका चलाने के लिए मनुष्य को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं और उन कार्य को करने के लिए उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य करता है या उसे कार्य करने के लिए जो उसे उस कार्य को करने के लिए जो प्रेरित करती है, वह काम क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। काम करने वाली इन आवश्यकताओं को हम क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं। तो मनुष्य जो कार्य करता है, उस कार्य को करने के पीछे उसकी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं रहती हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए वह क्या करता है? उस कार्य को करता है। तो वह कार्य क्या रहता है? प्रेरणा के अंतर्गत आता है। जब तक उसे उस कार्य को करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करेगा, तब तक वह उस कार्य को नहीं कर सकता। और कार्य को कब करेगा? जब उसकी उस कार्य को करने के लिए आवश्यकता रहेगी कि नहीं, मुझे इस कार्य को करने की जरूरत है, जब तक मैं यह कार्य नहीं करूँगा मुझे उसका यह प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। तो प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए ही वह उस कार्य को क्या करता है? कार्य को करता है। तो उस कार्य को करने के लिए उसे कहीं न कहीं से प्रेरणा मिलती है। तो उस कार्य को करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य को करता है, वह क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाता है। अब हम जानेंगे कि अभिप्रेरणा के महत्व। अब हम देखेंगे अभिप्रेरणा के महत्व को। तो सबसे पहला है उद्देश्य प्राप्ति में सहायता। अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति को, मनुष्य को क्या करती है? उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करती है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका जो उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने के लिए वह कुछ ना कुछ कार्यों को करता है। तो प्रेरणा जो रहती है वह उसे क्या करती है? अपने उद्देश्यों की प्राप्ति को करने के रास्ते दिखाती है, मार्ग दिखाती है, व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है कि उसका जो भी उद्देश्य है, उसका जो भी लक्ष्य है, वह क्या हो? पूरा हो। तो उस उद्देश्य के माध्यम से, अभिप्रेरणा के माध्यम से वह उस उद्देश्य को क्या करता है? प्राप्त करता है और उस लक्ष्य तक पहुंचता है। दूसरा है कार्य के प्रति उत्साह। किसी व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है और यदि हम उसे प्रोत्साहित कर देंगे कि आप इस कार्य को इस तरीके से करोगे तो ये कार्य अच्छे से संपन्न होगा, इस कार्य को इस तरीके से करोगे तो यह जल्दी और अच्छे से संपन्न होगा, तो व्यक्ति क्या होगा? उत्साहित होगा उस कार्य को करने के लिए। तो मोटिवेट करेंगे यदि हम उसको, किसी, मान लीजिए छोटा बच्चा है, वह किसी चीज को बना रहा है, तो हम उसे बताएंगे कि बेटा आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये कार्य जल्दी होगा, आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये कार्य जल्दी से होगा। तो बच्चे का क्या रहेगा? उस कार्य को करने के प्रति उत्साह भी रहेगा और वह कार्य क्या होगा? आसानी से और जल्दी संपन्न भी हो जाएगा। तो उसमें जो मोटिवेशन है वह क्या है? बहुत अहम भूमिका निभाता है। किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा जो है, वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा सहयोग। सहयोग के द्वारा हम किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। सहयोग भी क्या है? एक प्रकार का मोटिवेशन है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए सक्षम है और वह अन्य व्यक्ति का सहयोग करता है, उसे मोटिवेट करता है, तो उस व्यक्ति का मनोबल क्या होता है? बढ़ता है और वह उस कार्य को क्या करता है? आसानी से संपन्न करता है। इससे उस व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वह आत्मनिर्भर बनने के लिए भी उसमें मनोबल आता है। अब तीसरा है मनोबल में वृद्धि। जैसे कि मैंने कहा कि मोटिवेशन जो है वह व्यक्ति के मनोबल को क्या करता है? बढ़ाता है। मोटिवेशन के द्वारा व्यक्ति के मनोबल में वृद्धि होती है। आवश्यकताओं की संतुष्टि। जैसे कि जो प्रेरणा है
वह किसी कार्य को व्यक्ति की जो उस कार्य को करने की जो आवश्यकता है वह प्रेरणा है। तो आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो जिस कार्य को करता है वह क्या है, अभिप्रेरणा है। अब है प्रतिस्पर्धा में सफलता। यदि हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट करेंगे, किसी व्यक्ति ने किसी प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट किया है, किसी कंपटीशन में भाग लिया है, हम उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करेंगे। मान लीजिए जब किसी व्यक्ति को प्राइज मिलता है तो हम क्लैपिंग करके उसका प्रोत्साहन मनोबल बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका जो मनोबल है वह बढ़ता है कि मैंने पुरस्कार देकर भी हम किसी व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाते हैं। और प्रतिस्पर्धा में यदि उसने सफलता प्राप्त की है, उसे उस व्यक्ति को पुरस्कृत कर दिया जाता है, पुरस्कार दे दिया जाता है, तो उससे भी उसका क्या होता है, मनोबल में वृद्धि होती है कि आज मैंने इस कार्य को अच्छे तरीके से किया तो मुझे पुरस्कृत किया गया, अब मैं अगली बार इस कार्य को क्या करूँगा और अधिक अच्छे से संपन्न करने की कोशिश करूँगा। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति के आत्मबल मनोबल में भी वृद्धि होती है और वह आगे उस कार्य को और अधिक अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है तथा अन्य व्यक्तियों को भी उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करता है या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी उसमें क्या आती है, शक्ति आती है। अब 8वां है कार्य संतुष्टि। अभिप्रेरणा जो है वह व्यक्ति को जिस कार्य को करता है उस कार्य को करने के लिए संतुष्टि प्रदान करती है। यदि हम किसी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाते हैं कि आप इस कार्य को कर सकते हो, आप इस कार्य को इस तरीके से करो तो यह कार्य आसानी से संपन्न हो जाएगा। तो मोटिवेशन के द्वारा हम कार्य की संतुष्टि भी कर सकते हैं। तो यह थे मोटिवेशन के महत्व। अब हम देखते हैं मोटिवेशन के मूल तत्व। मोटिवेशन के मूल तत्व में सबसे पहला है प्रगति और विकास के अवसर प्रदान करना। जो भी व्यक्ति है अच्छा काम दिखाने पर उन्हें क्या दी जाती है, तरक्की दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को अच्छे तरीके से करता है तो मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसमें यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को अच्छे तरीके से करता है तो उसे क्या दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। और प्रमोशन दिया जाता है, तरक्की दी जाती है और नए अवसर भी प्रदान किए जाते हैं जिससे वह ज़्यादा अच्छा काम करे और सबसे ज़्यादा अच्छा काम करे और सबको प्रभावित करे। तो मूल तत्व क्या है, प्रगति और विकास के अवसर प्रदान करना। मोटिवेशन के द्वारा यदि हम मोटिवेशन के द्वारा कर्मचारियों को प्रगति दी जाती है, प्रमोशन दिया जाता है, तो वह क्या करेगा, उस कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न करेगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करेगा। अब दूसरा है अपनत्व की आत्मीयता की भावना। अपनत्व आधुनिक व्यावसायिक संस्थानों में कर्मचारियों के बीच इस भावना का होना कि वे सब एक संस्था के अभिन्न अंग हैं और वे अपने अपने स्थान पर महत्व का काम कर रहे हैं, अभिप्रेरणा का एक बहुत बड़ा तत्व है। एक कंपनी में बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं और सब व्यक्ति का क्या रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। हर व्यक्ति अपने अपने डिपार्टमेंट में प्रमुख माना जाता है, अपने अपने कार्य के लिए वह क्या रहता है, निपुण रहता है, इसलिए उसे उस कार्य को सौंपा जाता है। तो जो उनके मैनेजमेंट है वह क्या करता है, उनमें अपनत्व की भावना उत्पन्न करता है, मोटिवेशन द्वारा अपनत्व की भावना डालता है कि कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, सब व्यक्ति का कार्य अपनी अपनी जगह पर पे क्या है, महत्वपूर्ण रखता है। तो अपनत्व की भावना, आत्मीयता की भावना मोटिवेशन का प्रमुख तत्व माना जाता है। जब तक कि कोई मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, अपनत्व की भावना नहीं रखेगा, तब तक उसका कार्य अच्छे से संपन्न नहीं हो पाएगा। अब है सुरक्षा। यदि कोई कंपनी में बहुत सारे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो उनकी जो मैनेजमेंट है उनका पूरा अधिकार बनता है कि वह अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। यदि मैनेजमेंट अपने वर्करों की, कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता है तो वो वर्कर क्या करेंगे, आसानी से कार्य नहीं करेंगे। तो सुरक्षा जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब भी हम किसी व्यक्ति से कार्य लेते हैं तो उसकी सुरक्षा का भी हमें क्या करना चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब है मान्यता। प्रत्येक कर्मचारी अपने प्रोत्साहन के लिए अपनी और अपने कार्य की मान्यता की प्रतिष्ठा चाहता है। जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वह उस कार्य के प्रति प्रतिष्ठा चाहता है कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ तो मुझे इसकी प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। तो यदि अभिप्रेरणा योजना में इसकी व्यवस्था नहीं होगी तो वह व्यक्ति उस कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न नहीं करेगा और वह आगे किसी को प्रोत्साहित नहीं करेगा उस कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो वह मान्यता प्राप्त करना चाहता है कि मुझे इस कार्य की मान्यता प्राप्त हो। तो अभिप्रेरणा के अंतर्गत उसे मान्यता भी दी जानी चाहिए। यदि हम उसे उस कार्य की मान्यता देंगे तो वह व्यक्ति क्या करेगा, आगे चल के दूसरों को भी प्रोत्साहित करेगा और दूसरों को भी उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगा। अभी हमने देखा अभिप्रेरणा के महत्व और उसके मूल तत्व। अब हम देखते हैं इसके स्रोत, अभिप्रेरणा के स्रोत। तो सबसे पहला है आवश्यकताएं। सबसे पहला है आवश्यकता। तो आवश्यकता, जब तक किसी कार्य की, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर वह क्या करता है, किसी कार्य को संपन्न करता है। तो आवश्यकता जो है वह अभिप्रेरणा का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कार्य करना क्या है, अति आवश्यक है। जब व्यक्ति कोई आवश्यकता अनुभव करता है तो उसके लिए उसके शरीर में क्या हो जाता है, एक प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मैं अपनी इस आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करूँगा। तो इस तनाव को दूर करने हेतु वह क्या करता है, उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ति करने का प्रयास करता है। जब किसी व्यक्ति को किसी की कुछ आवश्यकता होती है तो उसके मन में क्या हो जाता है, उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तनाव पैदा हो जाता है कि हाँ मेरी ये आवश्यकता है, मैं इस आवश्यकता को किस प्रकार से पूरा करूँगा। तो इस तनाव को दूर करने के लिए वह क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। जब व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसके शरीर का तनाव भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, उसके स्रोत में आवश्यकताएं क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। जैसे कि इसमें कहा कि व्यक्ति की जब आवश्यकता रहती है तो वह क्या करता है, उसकी पूर्ति के लिए जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसके मन में क्या हो जाता है, एक प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है कि मेरी ये आवश्यकता है। फिर वह क्या करता है, अपने उस तनाव को दूर करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करने लग जाता है, प्रयास करने लग जाता है। फिर जब उसकी वह आवश्यकता समाप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो उसका तनाव भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अब दूसरा है चालक। किसी व्यक्ति की आवश्यकता जो है उसके चालकों को क्या देती है, जन्म देती है। जैसे भूख शांत करने के लिए उसे खाने की आवश्यकता पड़ती है और भूख शांत करने के लिए आवश्यक है, भूख शांत करने की आवश्यकता भूख चालक को जन्म देती है। तो उसे भूख लग रही है तो जब तक वह खाना नहीं खाएगा तब तक क्या होगी, उसकी भूख शांत नहीं होगी। तो जो भी उसकी आवश्यकता है, जैसे भूख लग रही है तो उसकी आवश्यकता क्या है, खाना है। तो भूख जो है वह खाने को जन्म देती है। तीसरा है उद्दीपक। तीसरा है उद्दीपक। तो मनुष्य की कोई भी आवश्यकता क्या है, किसी वस्तु से पूरी होती है। जो भी उसकी आवश्यकता है वह क्या है, उसकी वस्तु से पूरी होती है। जैसे कि भूख लग रही है उसे, तो उसकी भूख किससे शांत होगी, भोजन से शांत होगी। उसे पानी की आवश्यकता, उसे प्यास लग रही है, उसकी आवश्यकता क्या है, पानी है। तो जब तक वह पानी नहीं पिएगा उसकी प्यास जो है वह नहीं बुझ सकती। इन्हीं वस्तुओं या व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब वह
प्रयास करता है और प्रयास के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है तो वह क्या कहलाता है? उद्दीपक। जैसे उसे भूख लगी है तो उसे किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। उसे प्यास लगी है तो उसे पानी की आवश्यकता है। तो यह क्या है? एक प्रकार, इन्हीं वस्तुओं या व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अब चौथा है प्रेरक। चौथा है प्रेरक। यह अत्यंत व्यापक शब्द है। प्रेरक जो है वह अत्यंत ही व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत उद्दीपन के अलावा चालक, तनाव, आवश्यकता आदि सभी आ जाते हैं। इसके अंतर्गत जो है वह तनाव भी, आवश्यकता भी आ जाते हैं। प्रेरक किसी व्यक्ति के अंतर की शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाओं को माना जाता है जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने हेतु क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। कुछ विद्वान प्रेरकों को जन्मजात अथवा अर्जित शक्तियां मानते हैं। प्रेरक व्यक्ति को एक विशेष तरह की क्रिया करने अथवा व्यवहार करने के लिए क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। जो प्रेरक हैं वह किसी व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि आप इस कार्य को क्या करोगे? अच्छे से संपन्न कर सकते हो। तो प्रेरणा देना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।